गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट्स थर्ड में पेपर सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और ऑस्मोटिक सिस्टम एंड प्लांट सेल, इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जल विभव और उसके बाद परासरण तंत्र और पादप कोशिका में जो संबंध है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट हमने पढ़ा था कि स्लथ कोशिका में किस तरह का संबंध पाया जाता है और उस आधार पर वह कोशिका जल अवशोषण करती है या नहीं करती है। तो आज हम अगला जो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में यानी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में इसमें क्या संबंध होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में दाब विभव और स्फीति दाब, दाब विभव यानी कि साई पी, ठीक है, या वह टीपी, साई पी व टीपी यानी कि दाब विभव और स्फीति दाब, इनका मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इन दोनों का मान या दोनों एक ही बात है वैसे तो, इनका मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि जल विभव साई डब्लू का मान कैसा होता है? अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। तो साई डब्लू का मान कैसा है? अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक का मान है कि जल विभव अधिक है, तो इस आधार पर यह कोशिका जल का अवशोषण करती है। तो अब हम यहाँ पर अगर मान लें साई पी जो है वो कैसा है? ऋणात्मक है, तो साई पी का मान है -2 एटीएम, ठीक है। साई पी का मान हमने क्या माना है? -2 एटीएम। जबकि हम सूत्र क्या लगा रहे हैं? सूत्र लगा रहे हैं साई डब्लू साई एस प्लस में साई पी, इस सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये भी हम सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम मान रखेंगे। तो साई पी है -2 एटीएम और साई एस इसका मान कितना है? यदि तो साई एस का मान बराबर है -20 एटीएम। ये माइनस में ही होता है, ऋणात्मक मान है। परासरण विभव का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। दाब विभव का मान वैसे तो होता है धनात्मक, परंतु जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जाइलम और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी व दाब विभव का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि नॉर्मल सेल में जो स्फीत युक्त कोशिका है यानी जो सामान्य कोशिका है उसके अंदर कैसा होता है? मान धनात्मक होता है। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर माइनस लिया है। तो अब इसमें मान रख देते हैं हम। तो साई डब्लू बराबर ये हो जाता है -20 प्लस ये हो जाता है -2, ठीक है। इस तरह से हमने इसके अंदर मान रख दिया है। तो अब ये आ जाता है 22 एटीएम, ठीक है। कितना आ जाएगा? 22 एटीएम ये आ जाएगा, -22 एटीएम आ जाएगा, ठीक है। आ गया -22 एटीएम। अगला जो हम देखें, अगर इसके अंदर हम मान रखेंगे तो इसके अंदर हम मान रखेंगे तो ये हो जाता है डीपीडी बराबर ये ओपी हो जाएगा -20, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -2, हो गया। सॉरी, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। ओपी का मान प्लस में होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 22 एटीएम। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो कोशिका जल का अवशोषण करती है। कोशिका में इस प्रकार की कोशिका में जल अवशोषण की क्षमता स्थिर कोशिका से भी ज़्यादा होती है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में देखिए साई पी यानी दाब विभव स्फीति दाब का मान ऋणात्मक होता है, वैसे सामान्य कोशिका में धनात्मक होता है, ठीक है। साई डब्लू यानी जल विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। इस आधार पर अगर
साई पी का मान यानी परासरण विभव का मान, दाब विभव का मान कैसा है, -2 ATM, क्योंकि ऋणात्मक है। तो परासरण विभव ये हो जाएगा -20 ATM, ये भी ऋणात्मक होता है। तो साई W बराबर हो जाएगा साई S प्लस में साई P और dPd बराबर OP माइनस TP, और ये मान हमने रख दिया है तो -22 ATM इसमें आ जाएगा। तो साई W का अधिक ऋणात्मक हो गया है मान, यानी जल विभव का मान अधिक ऋणात्मक कोशिका के अंदर हो चुका है। अधिक ऋणात्मक का मतलब है ये कोशिका जल का अवशोषण करती है। आगे हम बात करेंगे परासरण के महत्व के बारे में। ये सारा हम परासरण के अंतर्गत ही पढ़ रहे थे और आगे हम परासरण का महत्व जानेंगे कि परासरण का महत्व क्या है। फिर उसके बाद हम चलेंगे जल अवशोषण में। पहला जो महत्व है परासरण का महत्व, पहला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। जो पादपों की जड़ों में मूल रोम होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं, मृदा जल का अवशोषण करते हैं वो, और उन मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किसके माध्यम से या कौन सी क्रिया द्वारा होता है, परासरण की क्रिया द्वारा होता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है पादपों में जल का गमन पादप अंगों में किसके द्वारा होगा, परासरण द्वारा होता है। ठीक है, पादप अंगों में जल का गमन किसके द्वारा होता है, परासरण द्वारा होता है। किसी कोशिका में जल की कमी है तो वो अपनी पास वाली कोशिका से जल का अवशोषण करती है, तो ये परासरण के सिद्धांत पर ही क्रिया होती है। तीसरा जो है इसके अंदर महत्व वो है परासरण द्वारा जल अवशोषण के कारण कोशिकाओं की स्फीति बनी रहती है, और अगर स्फीति बनी रहती है तो पादप अंग जो है वो सुचारू रूप से वृद्धि करते रहते हैं, उनमें विकास होता रहता है। चौथा जो इसका महत्व है वो है परासरण की क्रिया से ही पादपों में रंध्र खुलते व बंद होते हैं, जिससे जो परासरण नियंत्रण स्थिति है उस पर रंध्रों का कंट्रोल रहता है, यानी परासरण की स्थिति पर कंट्रोल रहता है। अगला है बीज अंकुरण के समय प्रांकुर और मूलांकुर जब बीज चोल से बाहर आते हैं तो वो भी किस पर निर्भर करता है, वो भी परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की जो पादप गतियां हैं, जैसे पुष्पों का खुलना और बंद होना, पत्तियों का गमन, तो इस तरह का जो पादप गतियां हैं वो सारी किस पर आधारित होती है, वो भी परासरण क्रिया पर ही आधारित होती है, क्योंकि परासरण स्फीति को बनाए रखता है और इन सभी क्रियाओं के लिए पादपों में, उनके अंगों में, उनकी कोशिकाओं में स्फीति का बना रहना आवश्यक है। इसके बाद आता है परासरण की क्रिया द्वारा मूल दाब विकसित होता है। मूल दाब जो है वो पादपों में रसारोहण की क्रिया के लिए आवश्यक है। मूल दाब द्वारा रसारोहण की क्रिया होती है। रसारोहण की क्रिया में पादप में जड़ों से ऊपर पादप की जो पत्तियां हैं वहां तक जल एक स्थितिक तंत्र के रूप में ऊपर चढ़ता रहता है, यानी कि एक जो हम ये कह सकते हैं कि एक जो सीधा स्तंभ है उस स्तंभ के रूप के अंदर ये पादपों में जल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। इस क्रिया को रसारोहण क्रिया कहते हैं, जो जल के आसंजन और ससंजन बलों पर निर्भर भी करती है। इसके बाद आता है उच्च परासरणी सांद्रता। अगर पौधों में, उनकी कोशिकाओं में उच्च परासरणी सांद्रता होती है तो जमाव प्रतिरोधी और शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। अगर परासरणी सांद्रता उच्च होती है पादपों में तो वो जो बर्फीले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पौधे सर्वाइव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उच्च परासरणी सांद्रता पाई जाती है। इसी तरह से शुष्क प्रतिरोधी भी होते हैं पौधे। जो ड्राई कंडीशन है वहाँ पर पौधे अपने आप को सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं
क्योंकि उनमें पराशरणीय सांद्रता उच्च होती है, तो वो लगातार क्या करते हैं, जल का स्टोर अपनी कोशिकाओं में करते रहते हैं, यानी कि उन कोशिकाओं में जल की कमी नहीं होती है। जल की कमी होती भी है तो भी वो बाह्य वातावरण से नमी अवशोषित करते रहते हैं। तो ये थे पराशरण के महत्व के कुछ बिंदु। आगे हम चलते हैं जल अवशोषण की तरफ। जल अवशोषण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पादपों द्वारा जल का अवशोषण कैसे किया जाता है, कौन से वो अंग है जिनसे पादप जल का अवशोषण करते हैं, और जल अवशोषण की क्रिया में कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। लेकिन उन सब को जानने से पहले हमें मृदा जल के बारे में जानना आवश्यक है। मृदा जल जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। मिट्टी या मृदा में जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रहता है, उसका हमें पता होना चाहिए। मृदा जल धारिता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो मुलानी है वो क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो मृदा के कण हैं वो जल अवशोषण की क्षमता उनमें कौन से कणों में सबसे अधिक होती है। जो मिट्टी के प्रकार हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बालू मिट्टी भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, दोमट मिट्टी भी होती है। तो कौन से प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक जल का अवशोषण कर सकती है, या उनमें जल सबसे अधिक समय तक ठहरा हुआ रहता है जिससे पादप उसका अवशोषण करते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पहले जानना जरूरी है। उसके बाद हम जल अवशोषण की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर हम जो जल अवशोषण के मुख्य सिद्धांत है उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पहले जानेंगे सॉइल वाटर, इसके बारे में। वैसे तो सब जानते हैं कि सजीवों में 70 से 90% तक उनकी कोशिकाओं में जल होता है। जल ही वो मुख्य कारक है जिसमें विभिन्न प्रकार के विलय घुले हुए रहते हैं, यानी कि कोशिकाओं में जल विलयन के रूप में पाया जाता है। कोशिकाओं या सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की जो पादप शारीरिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना जल की उपस्थिति के वो जो फिजियोलॉजी क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाएगी। तो हम बात करेंगे मृदा जल का। सब जानते हैं कि जो पादप हैं वो जल कहाँ से अवशोषित करते हैं, वो मृदा से जल अवशोषित करते हैं। और मृदा में जल का मुख्य स्रोत क्या है, वो है बारिश, यानी कि वर्षा। तो वर्षा जब होती है तो मृदा जो है वो उसमें जल आ जाता है। तो जब बारिश होती है तो उसके बाद जल की वह मात्रा जो बहकर नदियों में, पोखरों में, तालाबों में या समुद्र में चली जाती है, उसको तो हम कहते हैं रन अवे वाटर। ठीक है, जो वर्षा का वो जल जो बहकर तालाब, नदी, पोखर या समुद्र में चला जाए, तो ऐसा जो जल है वो क्या कहलाता है, रन अवे वाटर कहलाता है। ये रन अवे वाटर है। ठीक है, तो इस जल का कोई महत्व नहीं है पादपों के लिए, ये रन अवे वाटर है। कुछ जल जो है, कुछ जल मिट्टी के कणों से जो छिद्र होते हैं मिट्टी के कणों में, उनसे रिस कर यानी परकोलेट होकर नीचे भूमि में चला जाता है। तो वो जल गहराई में तक भी जाता है। तो मृदा जल किसको कहेंगे, जो जल वर्षा का जो जल बहकर तालाब, नदी, पोखर या समुद्र में चला जाए वो तो रन अवे वाटर हो गया। और जो जल जो मिट्टी के कण उनसे छिद्रों से छनकर या रिस कर नीचे तली में चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बाकी बचे मृदा जल को हम सॉइल वाटर ही कहते हैं, मृदा जल ही कहते हैं। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ जल क्या कहलाता है, मृदा जल कहलाता है। तो मृदा जल की जो अवस्थाएं हैं वो कई होती हैं। मृदा जल की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाओं में ये रहता है। ठीक है, अवस्थाएं, पहला इसमें ग्रेविटेशनल वाटर यानी गुरुत्वीय जल। पहला क्या है इसमें, गुरुत्वीय जल।
गुरुत्वीय जल क्या है? देखिए, मृदा जो है उसमें हम सब जानते हैं कि मृदा कणों के मध्य रंध्र अवकाश पाए जाते हैं, जैसे कि ये मृदा कण हैं, ठीक है। और इन मृदा कणों के बीच बीच में आप देख सकते हैं अवकाश हैं, ये वाले जो हैं ये अवकाश हैं। तो यहाँ पर जल की मात्रा होती है, ठीक है, इस तरह से ये जल की मात्रा है। तो इन अवकाशों से या इन अवकाशों से होकर जो जल नीचे गहराई तक चला जाता है, ठीक है, ये जैसे गहराई तक चला गया, इस तरह से इन अवकाशों से होकर जो जल भूमि में गहराई तक चला जाता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय जल। इसे हम भौम जल भी कहते हैं, इसे हम भौम जल भी कहते हैं, यानी ग्राउंड वाटर। ये क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर है, तो ये कहलाता है गुरुत्वीय जल। बारिश के बाद कुछ जल चला जाता है बहकर, फिर मृदा में जो जल बचता है वो कई अवस्थाओं में रहता है। पहली अवस्था है गुरुत्वीय जल की, वो जल जो छिद्रों के बीच बीच जो मिट्टी के कण हैं, मृदा कणों के बीच से रंध्र अवकाशों से रिसकर नीचे चला जाए, भौम जल के रूप में वो स्थायी हो जाए, उसको हम कहते हैं भौम जल, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय जल। और यह जल चूँकि बहुत अधिक नीचे होता है तो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि पौधों की या पादपों की जड़ें अधिक गहराई तक नीचे नहीं जा पाती, तो इसलिए गुरुत्वीय जल पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, यानी गुरुत्वीय जल का पौधे अवशोषण नहीं करते हैं। दूसरी अवस्था है इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नंबर 2, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसे हम कहते हैं आर्द्रता जल, इसे हम कहेंगे आर्द्रता जल। आर्द्रता जल क्या है? देखिए, आर्द्रता जल है वो क्या है? देखिए, ये है मिट्टी के कण, और इन मिट्टी के कणों में इसकी जो बाहर की सरफेस है, मिट्टी के कण की जो बाहर की सरफेस है मृदा कण की, वहाँ पर जल के अणु अधिशोषित रहते हैं। इस तरह से ये अधिशोषित जल के अणु हैं, इस तरह से ये जो जल के अणु पाए जाते हैं ये अधिशोषित जल है, ठीक है। और ये अधिशोषित जल ये मिट्टी या मृदा कणों के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, ना तो ये बह कर के नीचे जाते हैं और ना ही पौधे इस जल का अवशोषण कर पाते हैं। तो सीधी सी बात यह है, आर्द्रता जल मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित जल की मात्रा को हम कहते हैं आर्द्रता जल, और ये जल भी पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, यानी कि इस जल का पौधों के लिए कोई उपयोग नहीं होता, पौधे इस जल को अवशोषित नहीं कर पाते। अगला आता है नंबर तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है इसमें केशिका जल, कैपिलरी वाटर। नंबर 3, केशिका जल। केशिका जल होता है ये मृदा कण और मृदा कणों के बीच बीच में अवकाश, ठीक है। तो मृदा कणों के बीच बीच में अवकाश में जल भरा रहता है, इस तरह से ये मृदा कणों के बीच जो रंध्र अवकाश हैं इनमें जल इस तरह से भरा रहता है। ये जो जल है वो केशिका जल कहलाता है, यानी गुरुत्वीय जल तो नीचे चला गया, ठीक है, अधिशोषित जल मिट्टी की सतह पर अधिशोषित है ही, और बाकी जो इन रंध्र अवकाशों में बचा हुआ जल है उसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। और ध्यान रखना, पौधे इसी जल का अवशोषण करते हैं, यानी पौधे केशिका जल का ही अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर पौधों के लिए उपयोगी होता है। अगला आता है नंबर 4। नंबर 4 है इसमें केमिकल बाउंड वाटर, यानी रासायनिक बद्ध वाटर, यानी जल, ठीक है। रासायनिक रूप से बंधित जो जल के अणु हैं वो हम इसमें बता सकते हैं। तो जल के कुछ अणु इस तरह से पौधों जो मिट्टी के कण हैं, मृदा कण,
उनके साथ बंध के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि रासायनिक बंध से ये मृदा कणों के साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। तो ये जल भी पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। इसे कहते हैं रासायनिक रूप से आबद्ध जल। इसके बाद आता है नंबर 5 जल वाष्प। अगला है जल वाष्प, वाटर वेपर्स। जल वाष्प देखिए, मृदा सतह के नीचे जो मिट्टी की सतह होती है उससे नीचे की जो सतह है या जो नीचे का सरफेस है वहाँ पर तापमान अधिक ही होता है, और वहाँ पर उस तापमान, जो मौजूद तापमान है, उस ताप की वजह से जल के कुछ अणु क्या हो जाते हैं, जल वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। और इस प्रकार मृदा अवकाशों में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा भी मौजूद रहती है, और ये जल भी पौधों के लिए कैसा होता है, अनुपयोगी होता है। यानी कि जल वाष्प का भी पौधे कोई उपयोग नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अवस्थाएं जो मृदा जल है उसकी पाई जाती हैं। पहला है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल पाया जाता है जो रंध्र अवकाशों से रिसकर नीचे भूमि में अधिक गहराई तक बैठ जाए, उस जल को भौम जल या गुरुत्वीय जल कहते हैं, पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। दूसरा आता है इसमें आर्द्रता जल। आर्द्रता जल का मतलब है मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित जल की मात्रा आर्द्रता जल कहलाती है, पौधों के लिए अनुपयोगी होती है। तीसरा है कैपिलरी वाटर, केशिका जल, जो रंध्र अवकाशों में जल रहता है। गुरुत्वीय जल नीचे जाने के बाद आर्द्रता जल जो है वो, तो उसके भी बाद केशिका जल बचा रहता है। कहाँ, रंध्र अवकाशों में जो जल बचा रहता है, जो पौधे अपने उपयोग में लेते हैं, उसको हम कहते हैं केशिका जल। रासायनिक बद्ध जल वो होता है जो मृदा कणों पर रासायनिक बंध से जुड़ा रहता है, यह भी जल के लिए अनुपयोगी होता है। और आखिरी जो है वो है जल वाष्प। तो नीचे भूमि में ताप की वजह से जल की कुछ मात्रा जल वाष्प में रंध्र अवकाशों में मौजूद रहती है, तो ये भी क्या होती है, ये भी होती है पादपों के लिए एक तरह से अनुपयोगी। आगे हम 3 शब्दों की ओर चलेंगे। वो 3 शब्द कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है होलार्ड, दूसरा है क्रीसार्ड और तीसरा है इकार्ड। ये 3 शब्द जो हैं ये आपको याद रखने हैं। इन तीनों के बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो मृदा जल की संपूर्ण मात्रा, या हम ये कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा, मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा ये तो कहलाती है होलार्ड। और जो जल पादप अपने काम में ले लेते हैं अपनी वृद्धि के लिए, तो उस जल की मात्रा को हम कहते हैं क्रीसार्ड। पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा, पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा क्या कहलाती है, क्रीसार्ड कहलाती है। और जो बाकी बची जल की मात्रा है, मृदा में शेष बचा जल वो कहलाता है इकार्ड। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा होलार्ड है। पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा को हम कहते हैं क्रीसार्ड, और मृदा में शेष बचा हुआ जल क्या कहलाता है, इकार्ड कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आगे हम अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मृदा जल धारिता और म्लानी के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।